नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फिश फॉर विजन में आपका स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में हम लोग देखे थे जिनका नाम था पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड चैप्टर जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी यानी चैप्टर 3 और अगर यूनिट में बोलिएगा तो यूनिट 2। इन्हें 10 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे MCQ। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 100 वाट जो है, ठीक है, 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध है, यानी इसमें क्या निकालना पड़ेगा कि रेसिस्टेंस का मान कितना है। क्या दिया हुआ है तो 100 वाट है, यानी P का जो मान है, ठीक है, P का मान है वो कितना है 100 वाट है और बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, यानी V दिया है, विभव का मान कितना है, वोल्ट का मान यहाँ 220 वोल्ट है। क्या निकालना है तो R का मान निकालना है। तो R का मान हम कैसे निकालें तो देखिए फॉर्मूला क्या है कि P बराबर, ठीक है, क्या है VI। इसमें क्या है कि I का मान नहीं है तो यहाँ से अगर हम I निकाल लें, I बराबर क्या होगा तो P बाई V, यानी P कितना है तो 100 है, 100 बाई कितना हो जाएगा 220। अब इन्हें क्या करें, देखिए कट गया, ये हो गया 5, ये हो गया 1 यानी 5 बाई 11 कितना आया तो 5 बाई 11, ये हो गया इतना एम्पियर। अब ओम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं रेसिस्टेंस का मान क्या है तो V इक्वल टू क्या है तो IR। R निकालना है तो R इक्वल टू क्या होगा V बाई I। यहाँ V का मान कितना है, देखिए V का मान कितना है 220, क्या हो जाएगा 220 और I का मान कितना है तो 5 बाई 11, तो 5 बाई 11 करेंगे तो ऊपर चल जाएगा। अब इसको देखिए काटेंगे, 4 मान में 20, 4 इतना कितना हो गया 4411। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा देख लीजिए 444444 यानी 484, देखिए कितना आ गया 484, यानी R है, R क्या है तो रेसिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा ओम, यानी आंसर क्या हो जाएगा A नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक आवेशित कण का अनुगमन वेग या अपवाह वेग जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2.1 इंटू 10⁻10 V बाई M और 4.2 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, तो कण की गतिशीलता यानी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होता है, क्या नाम है मोबिलिटी ऑफ चार्ज, क्या होगा तो म्यू, इसको डिनोटेड किया जाता है म्यू से, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में, तो क्या हो जाएगा 1 बाई E इंटू क्या VD। यहाँ देखिए ध्यान से VD का मान कितना है तो VD क्या है तो अनुगमन वेग है, तो वेग का मान दिया है यहाँ 4.2, तो 4.2 इंटू 10⁻⁻4, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है तो 2.1 10⁻⁻10। देखिए ये 2 बार में कट जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस से ऊपर जाने से क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10⁻6 म्यू है, ठीक है। इसको SI में लिखते हैं, SI यूनिट क्या है तो VD का और E का, तो VD का क्या हो जाएगा तो मीटर सेकंड का इनवर्स और E का क्या हो जाएगा N बाई C। देखिए किसमें है N बाई C भी होता है, आज का यूनिट क्या होता है V बाई M भी होता है। तो मीटर स्क्वायर सेकंड पर इनवर्स, मीटर स्क्वायर सेकंड पर इनवर्स, देखिए किसमें है, देखिए इसमें है 2 इंटू 10⁻6, 2 इंटू 10⁻6 इसमें देखिए B नंबर में है, ठीक है। 2 इंटू 10⁻6 ऐसा यूनिट को भी मिला लेना है, कभी कभी क्या देता है सेम देगा वैल्यू मैग्नीट्यूड वैल्यू, लेकिन ऐसा यूनिट में चेंज कर देगा। तो क्या मीटर के स्क्वायर है तो देखिए यहाँ मीटर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है मीटर सेकंड का इनवर्स और नीचे क्या है V M पर क्या -1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर के स्क्वायर सेकंड का इनवर्स V पर -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ मीटर के स्क्वायर है, सेकंड का इनवर्स है और V का इनवर्स है, यानी आंसर क्या होगा B नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
6.4 एम्पियर की धारा एक कंडक्टर में बह रही है, मतलब चालक में बह रही है, तो प्रति सेकेंड बहने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना पड़ेगा। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो Q इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस एन ई। उसके बाद Q को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू आई टी, क्या हो जाएगा? एन ई। अब प्रति एक क्या लिखा? प्रति सेकेंड में, तो प्रति सेकेंड टी, प्रति सेकेंड एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ? टी एन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई बाई क्या हो जाएगा? ई। इसको क्रॉस गुना करके देखिए, इसको एन को इसके साथ गुना करेंगे तो एन ही हो जाएगा। ये टी और आई तो आ गया। अब आई का मान कितना है? तो आई का मान है 6.4, तो लिखेंगे कितना? 6.4। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 पर क्या होता है? 19। अब इसको क्या करेंगे? देखिए 4 पर में कट गया 4 और 10 पर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 पर 19। 4 इंटू 10 पर 19। देखिए ये नंबर में है। समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिश्र धातु मैग्नीज की प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिव, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको बोलते हैं। तो मिश्र धातु जो है वो तापमान से लगभग स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसको तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन सेल के समांतर संयोजन में हम प्राप्त करते हैं। अगर कोई सेल है यानी बैटरी है, इसको समांतर क्रम में मान लीजिए जोड़ते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो इससे जो हमें धारा मिलेगा, इससे जो भी धारा आएगा उसमें धारा का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये भी बैटरी देगा धारा, इससे भी देगा, इससे भी देगा, तो इसमें धारा का मान क्या होती है? बढ़ती है। तो धारा का मान क्या होगा? अधिक, विद्युत धारा का मान अधिक होगा। आंसर क्या होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के सन्निक्रम संयोजन में, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के सन्निक्रम संयोजन में अगर रेसिस्टेंस को हम लोग जोड़ते हैं किसमें? सन्निक्रम में। जब सन्निक्रम में रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे ऐसे, मान लो एक रेसिस्टेंस ऐसे है, फिर एगो ऐसे है, फिर एगो ऐसे है, ये मान लीजिए R1 है, ये मान लो R2 है, ये मान लो R3 है, 3 रेसिस्टेंस है। दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस बोला है तो क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा समान रहता है। तो जब भी इसमें करंट देंगे तो आई का मान सबके लिए समान रहेगा, चाहे वो R1 रहे, चाहे R2 रहे, चाहे R3 रहे, तीनों रेसिस्टेंस के लिए धारा का मान समान होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से वोल्टेज का मान समान रहता है। इसमें वोल्टेज सबका अलग अलग है, V1 होता है, इसका V2 होता है, इसका V3 होता है। इसलिए यहाँ क्या कहता है? प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से वोल्टेज समान रहता है तो नहीं रहता है। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से ना तो विद्युत धारा ना ही वोल्टेज समान रहता है, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा और वोल्टेज दोनों समान रहता है, तो भी नहीं, क्योंकि धारा समान रहता है लेकिन वोल्टेज समान नहीं रहता है। इसलिए आंसर क्या होगा कि प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा का मान समान रहता है। मान लीजिए एक सर्किट बनाते हैं, यहाँ धारा आई, एक सेल है, इस सेल से करंट जाएगा, इसके लिए और इसके लिए, तीनों के लिए धारा का मान समान होगा। इसलिए इसमें क्या होगा? सिर्फ धारा का मान समान होगा लेकिन विभवांतर इसमें अलग अलग होता है। हाँ, इसमें ऑप्शन ये भी हो सकता है कि धारा का मान समान है, अब विद्युत धारा वोल्टेज का मान अगर अलग अलग है तो वोल्टेज का मान अलग है, ये भी आंसर सही होता, लेकिन इसमें क्या दिया है? समान दिया, इसलिए आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पर रहता कि यहाँ भिन्न भिन्न अगर दे देता तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा कि विद्युत धारा इसमें समान होती है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? देखिए, अनुगमन वेग या अपवाह वेग Vd किस संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता रहता है? तो Vd जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डायरेक्टली समानुपाती होती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा तो। देखिए, ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है। ओम का नियम में क्या होता है कि एक तार है, ठीक है, इसमें क्या होता है? चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी ऐसे प्रवाहित धारा I की डायरेक्टली समानुपाती होती है। तो V इक्वल टू क्या होता है? R होता है। अब इसमें क्या है? नियम में ताप को कांस्टेंट मान लिया जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा? स्थिर होगा, यानी कांस्टेंट होगा। समझ में आया होगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? 16 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को
4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा। अब 16 ओम प्रतिरोध है, एक समान तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, नंबर कितना 1/n इंटू आर क्या हो जाएगा, मान लीजिए आर डैश मान लेते हैं तो आर कितना 16 है और 4 बराबर तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी 4 ओम हो गया इतना। फिर क्या होता है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जब लिखेंगे तो आर इक्विवेलेंट में क्या लिखेंगे 1/r डैश प्लस 1 क्या आर डैश प्लस इसे चलते जाएगा प्लस 1 क्या हो जाएगा आर डैश इक्वल टू n बाय ठीक है आर डैश। इसमें क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, जब r निकालेंगे यहाँ से आर क्यू तो ये क्या आ जाएगा आर डैश ऊपर चल जाएगा n नीचे रहेगा। आर डैश का मान कितना है यहाँ देखिए 4 ओम है तो 4 और n का मान कितना है, तो n का मान कितना है देखिए 4, n का मान कितना हो जाएगा 4 बराबर टुकड़ों में इसको समान बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा तो n का मान भी क्या आ जाएगा 4, तो 4 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ 1 ओम, ए नंबर आंसर होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या कहता है 16 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो ये 1/n गुना में होगा टोटल प्रतिरोध का, यानी जो मूल रेसिस्टेंस है उनके क्या होगा 16 के 4 भाग बराबर टुकड़े में इसको डिवाइड किया गया है, यानी टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा तो 4 बार में कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1 ओम आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर का क्वेश्चन दोनों का देखिए सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है आर प्रतिरोध वाले, ठीक है क्या है आर प्रतिरोध वाले समरूप तार को n बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा 1/n इंटू क्या हो जाएगा r, कितना ये r डैश नहीं होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको r डैश मान लेते हैं, इसका टोटल प्रतिरोध कितना मान लेंगे इसको r। ठीक है r है क्योंकि यहाँ r माना है। अब ये क्या हो जाएगा तो r/n हो जाएगा। अब इसी तरह से फिर हम आगे बढ़ाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला अभी निकाले तो r इक्वल इसको निकाले कितना निकाले तो n बाय यानी क्या निकाले r/n हो गया। यहाँ क्या था r डैश था तो ये r डैश का मान कितना निकला था, देखिए r डैश का मान क्या है r/n/n। अब यहाँ क्या हो जाएगा r/ ठीक है n का स्क्वायर, यानी आंसर क्या हो जाएगा r/n स्क्वायर। अभी जैसे बनाए 9 नंबर उसी तरह से सेम क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लंबाई l तथा 2l की तांबे के तारों की त्रिज्याएं क्रमशः r तथा 2r है तो उनकी विशिष्ट प्रतिरोधक का अनुपात है। देखिए कॉपर का है, तांबे का तार है तो तांबे के तार में उसकी विशिष्ट प्रतिरोध, तो फार्मूला क्या होता है एक लंबाई है l और एक लंबाई जो है वो क्या है 2l और दोनों का जो त्रिज्या है, एक का त्रिज्या r है एक का त्रिज्या कितना है 2r है, तो लंबाई अगर बढ़ाइएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रेसिस्टिविटी में यानी प्रतिरोधकता चाहे विशिष्ट प्रतिरोध में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या होगा इसका कि रो का फॉर्मूला क्या होगा r/a/l, तो इसका भी क्या हो जाएगा रो, ठीक है r/a/l, तो दोनों सेम होगा। जब अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रो बाय रो करेंगे, ठीक है तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/1, यानी आंसर होगा 1:1, 1:1 आंसर होगा क्या सी नंबर। समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें क्या है एक चीज देख लीजिएगा कि लंबाई बढ़ाने से इसकी रेसिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके कारण से ये 1:1 होता है आंसर। चलिए आगे देखिए, किसी चालक के लिए धारा घनत्व J तथा चालकता सिग्मा एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच क्या संबंध है। हम लोग पढ़े हैं कि J बराबर क्या होता है सिग्मा ई, देखिए किसमें है तो J बराबर सिग्मा ई, बी नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, देखिए 1 किलोवाट घंटा, ठीक है 1 किलोवाट में कितना होता है तो 1000 इंटू 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकेंड। अब क्या हो जाएगा 36 या क्या हो जाएगा 3 और 2 5, यानी 5 का 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 36 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा पॉइंट देंगे तो बढ़ जाएगा तो 6। ठीक है, ये किस में होगा तो जूल में, देखिए किस में है 3.6 10⁻⁶, 3.6 10⁻⁶ जूल, देखिए ए नंबर है 3.6 10⁻⁶ जूल। समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं।
दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध इतना है असमांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। देखिए इसमें क्या होगा, फॉर्मूला होता है E1 R1 प्लस E2 R2 बाय R1 प्लस R2, आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ताप वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है। देखो ताप बढ़ाने से, ठीक है, जब हम ताप बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो चालक में क्या होता है। तो सबसे पहले चालक का प्रतिरोध जो है, ठीक है, जो प्रतिरोध है तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन चालकता घटती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चालक जो होता है इसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ता है, ये बढ़ेगा। किसी ताप वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन देता इसमें कि चालकता क्या होता तो घटता, याद रखिएगा। तो अगर किसी चालक में अगर हम लोग ताप देते हैं तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, लेकिन उनका जो चालकता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो तार से प्रति सेकंड प्रवाहित होने इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। देखिए इतना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए Q इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, Ne, ठीक है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बाई E। अब इसमें क्या होगा, या इसको हम लोग अभी बनाएं, एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बनाएं। Q का IT यहाँ कर दो और यहाँ क्या हो जाएगा Ne प्रति सेकंड, तो T और यहाँ क्या हो जाएगा N, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा I, इधर क्या हो जाएगा E। देखिए I का मान कितना है, तो 1 माइक्रो, तो माइक्रो जो है 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻6 होता है एम्पियर। माइक्रो में 10⁻6 होता है, तो यहाँ क्या लिखेगा कि 10⁻6 हो गया और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब इसको जैसे डिवाइड कीजिएगा 1 से तो 0.625 होगा। इसको ऊपर ले जाइएगा तो 10⁻6 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा यहाँ 19। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.625 और 10 पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। तो 0.625 इंटू 10⁻13, देखिए 0.625 10⁻13 ये आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए नंबर में। तो आप देख सकते हैं कि ये दो क्वेश्चन जो है सेम पूछा था, ठीक है। ये 10 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन है, जितना 10 ईयर का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो सब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सब क्वेश्चन। अब इसमें तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो इसकी चालकता क्या होगा। अभी तुरंत बोले, चालक का ताप बढ़ाया जाए तो चालकता क्या होगा, जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगा, घट जाएगा। प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन चालकता क्या घट जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए आगे देखते हैं। ह्यूस्टन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर का आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा। देखिए 24 में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि क्या अगर पिछली दिशा में विपरीत दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या होगा कि अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। ह्यूस्टन सेतु यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण में क्या होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर होगा क्या, सी नंबर। आगे देखिए, किरचॉफ का लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का 2 नियम है। पहला नियम जो है वो आवेश से रिलेटेड है और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा से रिलेटेड है। देखिए क्या दिया है इसमें, देखिए ऊर्जा दिया है। प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीके की तुलना में ह्यूस्टन ब्रिज अधिक सटीक क्यों है। क्योंकि यह एक शून्य विधि है, क्योंकि किरचॉफ के नियम का आधारित है। इसके 4 प्रतिरोध है, इसके ओम के नियम का शामिल नहीं है। इसमें क्या होता है, शून्य। आंसर क्या होगा, ए नंबर। यह एक शून्य विधि है। देखिए किरचॉफ का संधि नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो अभी तुरंत बोले तो आवेश, यानी किरचॉफ का पहला नियम आवेश, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड नियम जो है वो ऊर्जा से रिलेटेड है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, इसको आप जरूर पढ़िए। देखिए विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। ये किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ के देखिए फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से 3 क्वेश्चन पूछा। पहले पूछा किरचॉफ का पहला नियम किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो आवेश से। सेकंड नियम किससे है, तो ऊर्जा से, ठीक है। उसके बाद पहला नियम क्या है, तो पहला नियम क्या है कि सभी धाराओं का बीजगणित जो शून्य होता है।
सभी धाराओं का जो बीजगणित योग होगा वो शून्य होगा। ठीक है, सभी धाराओं का जो बीजगणित ये आने वाला करंट है, यहाँ से निकलने वाला जो करंट है, ये जो आएगा तो आने वाला करंट और निकलने वाला करंट, इसका धाराओं का जो बीजगणित योग होगा वो शून्य होगा। जितना धारा आएगा उतना धारा निकलेगा, आने वाला धारा को धनात्मक और जाने वाला धारा को ऋणात्मक। तो इसको क्या मानते हैं हम लोग, बीजगणित जो क्या होती है, शून्य होती है। यानी इसका नियम में क्या है, समेशन आई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी MCQ था 10 ईयर का, सब हमने एक एक करके बताए। ठीक है, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम जवाब दे सके, और आप तैयारी कीजिए। इसी तरह से हम लोग पहला वीडियो में बनाए इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में, सेकंड जो वीडियो है उनके बारे में बनाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के, और ये चैप्टर 3 है जो यूनिट 2 में आता है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इनका भी MCQ बनाए। तो एक एक करके हम लोग सारे वीडियो बनाएंगे, जितना भी चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स के, आप देखते रहिए। और कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है 3 नंबर का क्वेश्चन में या 5 नंबर का क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश करेंगे उसका वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए आप पढ़िए, धन्यवाद।